नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विहार में। हिंदी ज्ञान विहार के माध्यम से आपके सिलेबस में लगे और साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे जो कहानी संग्रह है, उस कहानी संग्रह में एक महत्वपूर्ण कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे के द्वारा लिखित है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उम्मीद करता हूं इससे पहले जो कहानी अपलोडेड है, जो उपन्यास या नाटक अपलोडेड है, आप उसको देख लिए होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियोस जो आपके सिलेबस के हैं अवश्य देखें और मित्रों में साझा भी करें। चलिए आज हम देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी। काफी अधिक रोचक कहानी है, माधवराव सप्रे के द्वारा लिखित है। प्रारंभ करते हैं। जिसकी पृष्ठभूमि में यह दर्शाया गया है कि यह कहानी सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। आपसे पूछा जाए कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है माधवराव सप्रे के द्वारा लिखित है, कब प्रकाशित हुई? तो सन 1901 ईस्वी में। कहां से प्रकाशित हुई थी? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से, है ना। दो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हर कहानी के खातिर, हर उपन्यास के खातिर, हर नाटक निबंध के खातिर, कि यह कब प्रकाशित हुई और कहां से प्रकाशित हुई है। ठीक है, इस बारे में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, यह सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई है। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। अब पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना गया, तो क्या कह देंगे? एक टोकरी भर मिट्टी। कहा जाए कि एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने कहा, तो आप कहेंगे देवी प्रसाद वर्मा के द्वारा। या फिर पूछा जाए कि देवी प्रसाद वर्मा किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माने, तो आप कह देंगे एक टोकरी भर मिट्टी। समझ गए? तो एक टॉपिक से कई प्रश्न बन सकते हैं, तो ये सब काफी अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। नोटबुक रखें और जैसे जैसे हम प्रश्न बना रहे हैं आप उस प्रश्न को लिखते चले जाएं, तो एक बार में आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर जाएंगे। ठीक है। आगे कहा गया है कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है एक आदर्शवादी कहानी है, एक आदर्शवादी कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके प्रतिपाद्य में देखेंगे कि एक जमींदार रहता है और उस जमींदार के द्वारा अपने महल के वास्ते एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जो जमीन है वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा को प्रदर्शित किया गया है। पहले क्या करता है जमींदार? अपने महल के आगे जो झोपड़ी है उस झोपड़ी को हटाने के लिए क्रूर रूप अपनाता है, अत्याचार करता है। बेचारी बुजुर्ग विधवा जो है परेशान होकर के उसको तो छोड़ देती है ना। लेकिन बाद में उस जमींदार को समझ में आता है आंखें खुलने के पश्चात कि ये उचित नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए अनुचित है, हम एक पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो जैसे ही आंखें खुलती, आंखें खुलने के पश्चात उस जमीन को क्या कर देता है? वापस कर देता है ना। अर्थात इसे क्या कहा जाता है कि पहले तो अत्याचार, बाद में आंखें खुलने के पश्चात जमीन को वापस करता है। अर्थात ये आदर्शवादी कहानी है, कथा है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, है ना। अब इससे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि ये आदर्शवादी कैसे है, तो ये तो समझ गए। अब इसमें दिया हुआ है कि मुख्य पात्र एक बुजुर्ग विधवा है और जमींदार है ना। तो बुजुर्ग विधवा कौन है जी? अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है और एक मात्र पोती के सहारे वो जिंदा है ना। इससे पहले आप देखे होंगे और कहानी हम लोग पढ़े थे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह। उसमें भी ईदगाह में जो औरत रहती है जिसका नाम है अमीना, यानी कि हामिद की दादी जो रहती है, वो भी गरीब रहती है, वो भी विधवा रहती है और उसके पुत्र और बहू की मृत्यु
हो गई हुई रहती है ना। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि बुजुर्ग विधवा है और इसके भी बहू और पुत्र की मौत हो चुकी है। उसमें क्या था कि हामिद नाम का लड़का था और इसमें क्या है, एकमात्र पोती, यानी उसमें पोता था और इसमें पोती है। थोड़ा सा मिलता जुलता है, इस चीज को आप लोग गौर करेंगे। एक थीम को पढ़ लेने से दोनों कहानी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बुजुर्ग विधवा जो है अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है और एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। जमींदार रहता है दूसरा, जो दंभी व्यक्तित्व का रहता है, लेकिन बाद में एक टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। और उसके बाद उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, एक टोकरी भर मिट्टी उठाने में हम सक्षम नहीं है और पूरे झोपड़ी भर की मिट्टी हम कैसे उठा सकते हैं, हमारे बस का चीज नहीं है। और उस समय उसकी आंखें खुलती है और ठान लेता है कि इसे लौटा देंगे और लौटा देता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में कितने पात्र हैं, तो मुख्य पात्र दो हैं, बुजुर्ग विधवा है और एक जमींदार है। विधवा कौन है, जो अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी होती है और एकमात्र पोती है उसके जीने का सहारा। जमींदार रहता है दम्भी व्यक्तित्व का व्यक्ति रहता है और बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठाने पर अहंकार उसका खत्म हो जाता है। इसके गौण पात्र भी है, तो गौण पात्र में कौन कौन है जी, एक बुजुर्ग विधवा महिला की जो पोती है और जमींदार का वकील है, जो जमीन हड़पने में, जमीन लेने में उसके मदद करता है। ठीक है, इसमें विशेष क्या है, तो विशेष पे विशेष ध्यान देंगे। विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, इसमें शोषण का चित्रण दिया गया है। कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन, यानी कि होता है ना, मूल संवेदना में क्या दर्शाया गया है, तो हृदय परिवर्तन को दर्शाया गया। पहले तो दम्भी व्यक्ति रहता है, अत्याचार करता है, वकील का सहारा लेकर जमीन तो हड़प लेता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो जमीन वापस भी कर देता है। तो यहाँ पे हृदय परिवर्तन। इसके बाद बुजुर्ग जो विधवा रहती है उसके द्वारा अपने मिट्टी से प्रेम को इसमें दर्शाया गया है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन, इस चीज को दर्शाया गया है। देखिए, यदि आप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो पूछता है कहानी में प्रश्न बना करके कि एक टुकड़ी भर मिट्टी कहानी के मुख्य विशेषताएं क्या है ना, इस चीज को बताएं। पूछ देगा कि आदर्शवादी कथा है कैसे, पूछ देगा कि इसके मुख्य पात्र कौन है, गौण पात्र कौन है ना। तो ये सारे चीजों को आप विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यूजीसी नेट वाले तो हर लाइन को पढ़ेंगे ताकि कहीं से भी प्रश्न उठाया जा सकता है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसकी विशेषता में कि विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा दर्शाया गया है, शोषण का चित्रण, कहानी की मूल संवेदना क्या है, हृदय परिवर्तन है, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश दिया गया है और जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन को दर्शाया गया है। साथ ही साथ लचर कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया है। समझ रहे हैं ना, वकील जो है अपने पैसे के खातिर, फीस के खातिर यह जानता है कि जमीन जो है बुजुर्ग विधवा की है, फिर भी वो क्या करता है, जबरदस्ती या जैसे कहिए उसको मजबूर करके और जमीन जमींदार को दिलवा देता है, जो कि कानून के लिए न्याय के पक्ष में शोभा नहीं देता है ना। इसके बाद मानवता का संदेश इसमें दिया गया है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त हो जाती है और इसमें वर्ग भेद को भी दर्शाया गया है। वर्ग भेद क्या, गरीब और अमीर, है ना। गरीब और अमीर, गरीब के रूप में किसको दर्शाया गया, तो बुजुर्ग महिला को दर्शाया गया, और अमीर के रूप में किसको दर्शाया गया है, तो जमींदार को दर्शाया गया है ना। और पूछा जाए कि इस कहानी का केंद्रीय तत्व क्या है, तो आप स्पष्ट रूप से बता देंगे आदर्शवाद, है ना। देख रहे हैं ना, पहले और बाद में जब जमींदार है उसके हृदय परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका प्रमुख उदाहरण। तो किसी सीमांत जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी, है ना, देखते चलेंगे। और जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई और विधवा से बहुतेरे कहा, बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसके प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोह भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़ करके चल बसी थी, है ना। लाइन दे दे, पूछे कि कहाँ से लिया गया है, तो आप बता देंगे एक टोकरी भर मिट्टी, है ना। तो इतना सारा घटना घटित होने के बाद उस वृद्ध महिला का
उस मिट्टी से, उस झोपड़ी से काफी अधिक प्रेम था और वो सक्षम भी नहीं थी कि नए झोपड़ी का निर्माण कर सके या दूसरी जगह अपने घर को बना सके। तो उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहते थे। बुजुर्ग वृद्ध जो है, वृद्ध विधवा जो है, वो ठान ली थी कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कारण उसका मन भी लग गया था और दूसरा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो सोची थी कि बिना मरे हुए हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। बाल की खाल निकालने वाला वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। वकीलों को मोटी रकम देकर, फीस देकर के, है ना, जमीन पर तो कब्जा करा लिया और कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करके उस बुजुर्ग महिला को वहां से क्या किया, निकाल दिया। सरासर गलत है। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती तो खाना नहीं खाया। बुजुर्ग महिला कहती है, ये तो समझ रहे हैं कि वकील के माध्यम से जमीन हड़प लिया गया। आगे बुजुर्ग महिला कहती है कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया है, खाना पीना नहीं खाती है और मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, है ना, और वहां रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर के आती हूँ, उसी का चूल्हा बनाती हूँ और चूल्हा बनाकर उसी पर रोटी पकाऊंगी और इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। चूंकि वो तो ठान ली है कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम चलो कहाँ, अपने झोपड़ी में, हम वहीं खाएंगे। अगर वहां नहीं चलती तो हम खाना पीना छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, है ना। वृद्ध महिला बेचारी सोचती है कि जब ये जिद की है कि हम उसी झोपड़ी में बने खाना को खाएंगे तो क्यों ना हम एक टोकरी मिट्टी वहां से लाएं और उसी का चूल्हा बनाएं, उस पर रोटी पकाएं, हो सकता है कि खाने लगेगी। ठीक है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई और वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। जो जो घटना, कहा जाता है ना कि दीवारों से भी प्रेम होता है। आदमी जब एक जगह स्थिर रहता है, चाहे वो मकान जैसा भी हो, प्रेम हो ही जाता है। कई घटना, कई यादें जुड़ जाती है। उसी तरह से उस वृद्ध महिला का भी वहां जाते ही पुरानी बातों का स्मरण हुआ और अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों से आंसू की धारा जो है बहने लगे, है ना। जाते ही पुरानी बातें याद आने लगी, पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उस मिट्टी के प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, याद आते हैं उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपना टोकरी मिट्टी से तो भर ली और बाहर ले आई, है ना। अंदर से जैसे तैसे तो भर ली, बाहर लेने के लिए तो आ गई, तो उठाने में तो सक्षम थी नहीं। बाद में वार्तालाप हुआ। वार्तालाप के फलस्वरूप जो जमींदार है उसे कहती है कि महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन भर क्यों क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यह बात जब बताती है कि महाराज आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठी और इस झोपड़ी में तो हजारों टुकड़ियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन भर कैसे ढोएंगे, कैसे उठा सकेंगे। आप ही इस पर विचार कीजिए। यह बात सुनते ही जमींदार की आंखें खुल गई। जमींदार की आंखें खुली और जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही, इस बात को सुनते हैं कि महाराज एक टोकरी भर मिट्टी तो आप उठा नहीं सकते, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी है, आप इसे कैसे उठाएंगे और इसका भार आप जन भर कैसे उठा सकेंगे, कैसे ढो सकेंगे। एक बार विचार कीजिएगा। बार बार उनके कानों में गूंजने लगे और सोचे जमींदार साहब की धन मत से तो गर्वित तो थे ही, इसके बाद वो अपने कर्तव्य को भूल गए थे। पैसों के आगे, अपने नाम शोहरत के आगे, जो इनका मूल कर्तव्य होना चाहिए था, मूल कर्तव्य था, उस कर्तव्य को ये भूल गए थे। पर विद्वान के उपयुक्त वचन सुनते हैं उनकी आंखें खुल गई और
कृत मर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उनकी झोपड़ी जो है वापस दे दी, है ना। इस प्रकार ये कहानी जो है समाप्त होता है। समझ गए? फिर से एक बार देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। कहानी जो है 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के बारे में देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वान जो थे उन्होंने सहमति बनाई कि यह कहानी जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कथा है और यह आदर्शवादी कहानी है। इसके प्रतिपाद्य के बारे में पूछा जाए तो बता देंगे कि जमींदार द्वारा अपने महल के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जो जमीन है वो वापस करने की छोटी सी आदर्शवाद कहानी है ना। मुख्य पात्र में कौन कौन है? बुजुर्ग विधवा है जो अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी होती है और उसकी पोती जो है एकमात्र जीने की सहारा है ना। जमींदार जो है दम्भी रहता है, बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठाने के कारण उसका अहंकार का तिरोहित हो जाता है और लास्ट में क्या होता है कि जब जो बुजुर्ग विधवा है उसको जमीन जो है झोपड़ी जो है वापस कर देता है। विशेषता क्या है? बुजुर्ग विधवा महिला की पीड़ा को दर्शाया गया है, शोषण का चित्रण दर्शाया गया है, हृदय परिवर्तन को दर्शाया गया है, अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम का संदेश दिया गया है, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन दिया गया है, लचर कानून व्यवस्था का भी जिक्र है और मानवता का संदेश है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ साथ कहानी समाप्त होती है और वर्ग भेद जैसे गरीब अमीर जमींदार है ना, गरीब और अमीर जो जमींदार है गरीब और अमीर है उसके बीच में वर्ग भेद को दर्शाया गया है। गरीब के रूप में बुजुर्ग महिला को और अमीर के रूप में जमींदार को दर्शाया गया है और कहानी का केंद्रीय तत्व जो है आदर्शवाद है। ये तो समझ गया। प्रमुख उदाहरण में आपने स्पष्ट रूप से देखा है ना। पूछता है कि कहानी के समय जो पोती रहती है यानी कि बुजुर्ग विधवा की जो पोती रहती है जो उसके माँ जीने की सहारा है उसका उम्र क्या था, है ना। तो आप स्पष्ट रूप से बता देंगे 5 वर्ष। ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और निश्चित रूप से शेयर करिए। धन्यवाद।